जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ACCA F8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। ऑडिट एंड इंश्योरेंस पहला लेक्चर हमारा, ओरिएंटेशन इससे पहले हमने रिकॉर्ड करवा दी थी। आज हमारा पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे? बेसिक कंसेप्ट। देखें, स्टार्ट जो हमने करना है ना वो थोड़ा धीरे से करना है। इसमें हमने कुछ कंसेप्ट जो है उनको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे एडवांस कंसेप्ट भी बड़ी आसानी से बिल्ड होते चले जाएंगे। इसीलिए आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 कंसेप्ट सेलेक्ट किए हैं। बेसिकली ऑफिशियली 3 है, लेकिन 2 कंसेप्ट को हमने इकट्ठा किया है। कौन कौन से कंसेप्ट? अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी। ये कंसेप्ट स्टडी करेंगे पहले। हमारे ACCA के सिलेबस में, ये F8 के सिलेबस में पार्ट एम के अंदर कंसेप्ट नंबर 1C है, अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, एजेंसी। और फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट नेक्स्ट स्टडी करेंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये हमारे सिलेबस में है जी। पार्ट ए में कंसेप्ट नंबर 1D और 1E ये स्टडी करेंगे। और याद रखिए, एंड में मैं भूल ना जाऊं, लेक्चर जब एंड होगा, हर लेक्चर के एंड पे आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो कि आपके LMS के ऊपर अवेलेबल होगी। ये असाइनमेंट आपके लिए करना लाजमी है ताकि आप ये वैल्यूएट कर सके क्या इस लेक्चर में जो एग्जामिनेशन कंसेप्ट है हम वो आपने सीख लिए हैं और उनको एग्जाम क्वेश्चन में अप्लाई करने के काबिल है या नहीं। तो इस लेक्चर के एंड में भी आपको असाइनमेंट नजर आएगी LMS के ऊपर। क्लिक कीजिए और असाइनमेंट को आपने अटेम्प्ट करना है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्टाइल में असाइनमेंट हमने तैयार की है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, एजेंसी। ये ऑडिट का जो सब्जेक्ट ओरिजिनेट हुआ ना, ये इसकी इब्तिदा, इसका आगाज कैसे हुआ ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो आगाज कैसे हुआ? 19वीं सदी 19th सेंचुरी के मिड में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या? इससे पहले जो कंसेप्ट्स हुआ करते थे, ये लगभग 19वीं सदी के आगाज में ज्यादातर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस में काम करते थे। और फिर इसके बाद कंसेप्ट आया जॉइंट स्टॉक कंपनी का। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या हुआ करता था कि जो लोग बिजनेस को ओन करते हैं ना वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहे होते हैं। आज भी अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से आपको बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप स्टाइल में काम करते नजर आएंगे। अमूमी तौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या होता है, नॉर्मली स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं और इनमें जो लोग ओनर होते हैं वो भी ओनर होते हैं और वही लोग बिजनेस को रन भी कर रहे होते हैं। बिजनेस के मैनेजर भी वही होते हैं। ये कब होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस में। जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्टैब्लिश होना शुरू हुई तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि ओनर्स जो थे वो अलग लोग होते थे और बिजनेस को मैनेज करने वाले अलग लोग होते थे। जब मशीन इजाद हुई उसके बाद जरूरत पेश आई कि लार्ज स्केल पे बिजनेस किया जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में तो स्मॉल स्केल पे बिजनेस होता है। तो मशीन इजाद होने के बाद किस चीज की जरूरत पेश आई? लार्ज स्केल, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन, बड़े लेवल पे। उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए था, उसके लिए हैवी मशीनरी खरीदने की जरूरत थी। हैवी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। तो फिर क्या किया गया? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, प्रमोट किया गया। अब अहम चीज देखें, ऑडिट का ओरिजिनेशन समझने के लिए आपको पहले कंपनी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। कंपनी के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात थी कि इससे पहले तो ऑडिट का प्रोफेशन जो है वो इतना प्रमोट नहीं हुआ, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आने के बाद प्रमोट हुआ। वो खास बात ये थी कि अमूमी तौर पे कंपनी को रन करने के लिए नंबर 1 आपको ज्यादा पैसे चाहिए, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है ना, और दूसरा कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल चाहिए, क्योंकि मशीनरी को ऑपरेट करना आसान काम नहीं है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का में बिजनेस करना या पार्टनरशिप में बिजनेस करना बहुत आसान है। क्या करें, रिटेल बिजनेस है फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप क्या करते हैं? चीज खरीदते हैं, आगे बेच देते हैं। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल अगर एयरलाइन की बात करें, हम एक एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए बेतहाशा। ठीक है, बहुत से पैसे। ये अमूमी तौर पे एक पर्सन के पास इतना कैश मौजूद नहीं होगा कि वो एयरलाइन जो है वो कंपनी खड़ी कर ले। तो बहुत से लोगों को मिलना पड़ेगा। एक तो ये कि इसमें ओनर्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी और दूसरे नंबर पे अब इस तरह की कंपनी को रन करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपके पास टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल होना भी जरूरी है। जहाज उड़ाना है तो पायलट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो कम्प्लेक्स मशीनरी आपने ऑपरेट करनी है इसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो
कंपनी फार्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब आया तो दो बड़े फीचर्स थे जिसने डिफरेंशिएट किया कंपनी फार्म को सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। पहला फीचर क्या था? नंबर 1, बहुत से ओनर्स होंगे, पैसा ज्यादा चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। और दूसरा फीचर्स क्या है? कंपनी को रन करने के लिए टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए। अब क्या आपके ख्याल में ओनर्स जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास शायद एक बंदे के पास तो पैसा ना हो, 15-20 लोग मिल जाएं, क्या वो जहाज खरीद सकते हैं? शायद खरीद सकते हैं, उनके पास इतने पैसे हो। अच्छा, खरीद लिया। अब अगला मसला क्या है? बड़ा मसला ये था उसको जहाज को उड़ाने के लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए टेक्निकल स्किल चाहिए। अब शेयर होल्डर्स जो ओनर्स थे, ओनर्स के पास पैसे तो थे, पैसे अरेंज कर लिए, मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खड़ी कर ली, ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत थी। तो सोचा उन्होंने क्या करे, हमारे पास तो टेक्निकल नॉलेज या स्किल नहीं है। आज भी देखिए आप, अमूमन इस तरह होता है कि अगर किसी पर्सन के पास पैसे हैं, उसके पास बिजनेस करने की स्किल नहीं है, इतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं है, और जिसके पास स्किल है उसके पास पैसा नहीं है। तो फिर क्या करते हैं एंड में? फिर करते ये हैं जो ओनर्स हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, ओनर्स ने, जो बिजनेस के ओनर्स ने, जिन्होंने कंपनी फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम कुछ लोगों को जो टेक्निकल लोग हैं, मशीन ऑपरेट करना जानते हैं, कंपनी को रन कर लेंगे, हम उनको अपॉइंट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे मशीनरी ऑपरेट करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे। तो ये होते ओनर, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं टर्म ओनर यूज कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं इस टर्म को एक दूसरी टर्म के साथ रिप्लेस कर दूंगा। ओनर्स ने क्या किया, इन लोगों ने अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया? मैनेजर्स को। मैनेजर्स कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने ओनर्स के बिहाफ पे कंपनी को रन करना है, चलाना है, ये मैनेजर्स। ओनर्स ने मैनेजर को बुलाया, उन्होंने कहा भाई, इंटरव्यू किया, सिलेक्शन की कुछ लोगों की, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, तुम लोग टेक्निकल पर्सन हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम हमारे बिहाफ पे, ओनर ने मैनेजर को क्या कहा, तुम हमारे बिहाफ पे बिजनेस को रन करो। ये देखो, ये हमने पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवाया हुआ है, ये मशीनरी है, ये बिल्डिंग है, ये सारी एसेट्स हैं, पैसा हमने अरेंज कर दिया, एसेट्स हमने अरेंज कर दिए, तुमने क्या करना है, इन एसेट्स को चलाना है, ठीक है, बिजनेस रन करना है, हमें प्रॉफिट कमा के दो। मैनेजर ने कहा अच्छा ठीक है सर, हम डे टू डे बेसिस पे सारे ऑपरेशन की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बिजनेस को चलाएंगे, बदले में हमें मिलेगा क्या? ओनर्स ने कहा बदले में तुम लोगों को हम दो चीजें देंगे। नंबर 1, आपको पर मंथ सैलरी मिलती रहेगी। नंबर 2, जब साल खत्म होगा देखेंगे प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज से 10%, 20% आपको बोनस के तौर पे मिलेगा। मैनेजर तो बहुत खुश हो गए, सैलरी भी पक्की हो गई, और साल खत्म होने पे अगर काम अच्छा हुआ, प्रॉफिट आया, तो क्या होगा, मैनेजर को बोनस भी मिलेगा। मैनेजर ने कहा अच्छा ओनर से, अच्छा सर हम सारा साल मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लेकिन एंड पे आपको पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो बताइए, गैस करें, आप बताइए, जवाब दीजिए, ओनर्स को कैसे पता चलेगा? देखें, ओनर्स ने बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, सेटअप कर दिया, मशीनरी, एसेट्स वगैरह सारे मौजूद है, मैनेजर्स के हवाले कर दिया, मैनेजर्स अब पूरा साल बिजनेस को चलाएंगे, ओनर्स अपने घर बैठे हैं। साल के बाद ओनर्स आएंगे, हिसाब किताब देखेंगे, कैसे पता चलेगा ओनर को पूरे साल में मैनेजर क्या काम करते रहे, गुड वर्क करते रहे या बैड वर्क करते रहे, कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। शाबाश, ठीक है। तो मैनेजर ने क्या कहा, मैनेजर ने कहा हम साल के बाद आपको ऐसा करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लीजिए, ठीक है। ओनर्स ने कहा बिल्कुल ठीक है, हिसाब किताब आप सारा रिकॉर्ड रखिएगा, जो कुछ भी ट्रांजैक्शन करें उसका हिसाब किताब रखना है आपने, साल के एंड पे हमें सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की समरी बना के देनी है, हम उस समरी को देख के डिसाइड कर लेंगे कि पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है या कि लॉस हुआ है। ये एग्री हो गया। ओनर चले गए अपने घर, अपने घर, मैनेजर ने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, बिजनेस चलाना शुरू कर दिया। अब मैनेजर क्या करेंगे, सारा साल बिजनेस चलाएंगे, एसेट्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट कहाँ करनी है, किस कस्टमर को सेल करना है, किसको नहीं करना है, खरीदना कहाँ से है, किसको बेचना है, ये सारे डिसीजंस जो मैनेजर्स हैं वो करते रहेंगे।
और साल के एंड पे फिर क्या करेंगे, यही मैनेजर जो कुछ पूरी ट्रांजैक्शन करते रहे हैं हिसाब किताब रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में, किस शक्ल में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में मैनेजर्स के, ये ओनर्स के सामने रख देंगे। ओनर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देखेंगे इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, लेस करके अगर प्रॉफिट हुआ है शाबाश देंगे मैनेजर्स को, और फिर उनको साथ में बोनस भी देंगे कि भैया प्रॉफिट हुआ है, ये आपका हिस्सा बोनस 10% 20% जो भी एग्री हुआ है। और अगर लॉस हुआ है तो फिर क्लास करेंगे मैनेजर्स की, भैया आप लोगों ने सही काम नहीं किया, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कुछ मैनेजर को वो चेंज भी कर दें। नहीं, तो ये है हमारा स्टार्ट, जहां से अभी देखें ऑडिटर, इस स्टोरी में अभी ऑडिटर आया नहीं है, अभी बैकग्राउंड सेट हो रही है। मुझे पता है यहां तक चीजें क्लियर हुई। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफरेंट है, जरा चेकमेंट बनाते हैं। पहला चेकमेंट हमारा यहां तक रुक के मुझे बताइए, क्विक रिकैप करते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अमूमी तौर पे मैनेजर्स और ओनर सेम पर्सन होते हैं, जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अमूमी तौर पे नॉर्मली, हमेशा नहीं लेकिन नॉर्मली ये दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। ओनर्स कौन है, बिजनेस के मालिकान। मैनेजर कौन है, जो उनके बिहाफ पे बिजनेस को रन करते हैं। भाई कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर ही खुद मैनेज क्यों नहीं कर लेते, ठीक है, नॉर्मली दोनों, हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली अलग अलग है। क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए टेक्निकल, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, लार्ज स्केल पे कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, इसको करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल चाहिए होती है, जो अमूमी तौर पे ओनर्स के पास नहीं होती। यहां तक क्लियर है। ओनर सारा बिजनेस किसके हवाले कर दिया, मैनेजर्स के। मैनेजर ने सारा साल काम किया और फिर पूरे साल का हिसाब किताब ओनर्स को किस शक्ल में बना के दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब ओनर और मैनेजर ये जेनेरिक टर्म है, जनरल टर्म्स हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है शेयर होल्डर। क्या वर्ड यूज किया जाता है, बोले शेयर होल्डर। आपने सुना ही होगा इससे पहले। क्यों, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल है वो छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइडेड होता है। और मैनेजर के लिए जो कॉर्पोरेट लेवल पे, कॉर्पोरेट वर्ड में टर्म बोली जाती है वो है डायरेक्टर्स। जरा सोफिस्टिकेटेड टर्म बोलते हैं ना, डायरेक्टर्स। तो दोनों में फर्क समझ आ गया। अब मैं आइंदा शेयर होल्डर बोलूंगा पता चल जाएगा क्या है, ओनर्स हैं। आइंदा डायरेक्टर का लफ्ज बोलूंगा पता चल जाएगा क्या है, मैनेजर, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। यहां से सुने सीन 2, ये सीन 1 था, अब सीन 2 सुने स्टोरी का। इसमें थोड़ा ट्रेजिक सीन है ये। साल डायरेक्टर्स ने 11 महीने दिन रात एक करके काम किया, खूब मेहनत की, लेकिन जो मेहनत का फल एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं मिला। कंपनी प्रॉफिट में नहीं, थोड़ा नुकसान में जा रही है। स्टार्ट में वैसे भी होता है नुकसान, वैसे भी हालात आपको पता है, कोरोना वायरस जब आया उसके बाद बहुत से बिजनेस जो है उन्हें लॉस फेस करना पड़ा। उसके अलावा भी बिजनेस के हालात अप डाउन आते रहते हैं। बहरहाल इस बिजनेस में 11 महीने दिन रात काम किया, लेकिन एंड पे प्रॉफिट नहीं। अब डायरेक्टर सोच में पड़ गए हैं, भैया महीना 12वां महीना भी खत्म होने वाला, साल खत्म हुआ, शेयर होल्डर्स ने आ जाना है। शेयर होल्डर्स इकट्ठे हो जाए, याद है साल के बाद मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, उसे क्या कहते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग। क्या बोलते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम उसे हम एब्रीवेट करते हैं। अब डायरेक्टर परेशान है। क्यों परेशान है, भाई साल खत्म हो गया, एजीएम आने वाली है, शेयर होल्डर आएंगे, जो मुझको बताया ना लॉस है, कान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे कंपनी से। भैया तुम लोगों, तुम्हें कहा था हमने कि प्रॉफिट कमा के देना, तुम उल्टा नुकसान कर दिया, तुमने अच्छा काम नहीं किया। डायरेक्टर्स परेशान है। अब इंसान है ना, देखिए डायरेक्टर्स को ना 2 प्रॉब्लम है, 2। एक है एक डर और एक है लालच है। इंसान जो गलत काम करता है ना, इन 2 चीजों की वजह से, डर की वजह से भी और लालच की वजह से। डायरेक्टर के केस में तो दोनों ही है। डर किस चीज का है, भैया अगर शेयर होल्डर्स को पता चल गया ना इस साल प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, तो वो तो हमें जॉब से निकाल देंगे, फियर ऑफ रिमूवल, डर। और लालच क्या है, भैया अगर प्रॉफिट शो हो जाए ना किसी तरीके से, तो हमें बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये फियर और इंसेंटिव, इन दोनों को सामने रख के डायरेक्टर्स ने एक बहुत ही रिस्की फैसला किया। रिस्की फैसला क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। बड़ा स्टेप क्या लिया, बड़ा स्टेप उन्होंने ये लिया, उन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने बनानी है। और रिकॉल करें, जो शेयर होल्डर्स हैं इनके पास पैसा तो है, लेकिन इनके पास टेक्निकल नॉलेज या स्किल
नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बना के किसको प्रेजेंट करनी है, बताएं जरा, किसने बनानी है? डायरेक्टर्स ने। और बना के किसको प्रेजेंट करनी है? शेयर होल्डर। क्या शेयर होल्डर टेक्निकल पर्सन है? नहीं। क्या शेयर होल्डर को इंपेयरमेंट पता है क्या होती है? नहीं। क्या शेयर होल्डर को एनआरवी पता है क्या? नहीं। अमूमी तौर पे शेयर होल्डर को टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होते। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है, हम क्या करेंगे, जरा वो सोचने के तरीका वारदात। डायरेक्टर्स ने बोला हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट को करना चाहते हैं ओवरस्टेट। क्या करना चाहते हैं? ओवरस्टेट। इसके लिए डायरेक्टर्स ने कहा हम करेंगे रेवेन्यू और एसेट्स को ओवरस्टेट करेंगे, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करेंगे। तरीका वारदात समझे, ये बाद में लिंक होगी चीजें। डायरेक्टर्स ने क्या फैसला किया? हम रेवेन्यू और एसेट्स को ओवरस्टेट करेंगे, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करेंगे। इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ट व्यू प्रेजेंट करेंगी। क्या व्यू प्रेजेंट करेंगी? बेस्ट व्यू प्रेजेंट करेंगी। बेस्ट व्यू प्रेजेंट करेंगी तो फिर जाहिर है प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, ज्यादा शो होगा। इससे ना सिर्फ ये कि इनको शाबाशी मिलेगी डायरेक्टर्स को, बल्कि क्या मिलेगा? बोनस भी मिलेगा। डायरेक्टर ने ये काम कर दिया। अब यहाँ पे रुक के थोड़ा सा मुझे बताइए सोच के, जब शेयर होल्डर्स के सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचेगी, क्या शेयर होल्डर, ये जो डायरेक्टर्स ने गड़बड़ किया, गड़बड़ क्या किया? प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर दिया, क्या शेयर होल्डर इनको पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? उनके पास स्किल्स नहीं है। शाबाश शाबाश। और यही तो सोच के डायरेक्टर्स ने गलत किस्म की फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के शेयर होल्डर्स को दी, और काफी अरसे तक ये ऐसे ही करते रहे और शेयर होल्डर से बोनस लेते रहे। यहां तक क्लियर? वारदात समझ आ गई आपको? यहां पे अब देखें, शेयर होल्डर जो हैं ये क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहते हैं, लेकिन शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा व्यू चाहते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। कौन सा व्यू चाहते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। डायरेक्टर्स कौन सा व्यू दे रहे हैं? बेस्ट व्यू। दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया, प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई? शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और डायरेक्टर्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? बेस्ट व्यू। अब आहिस्ता आहिस्ता शेयर होल्डर को भी अंदाजा, शुरू में तो नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हो गया। उनका यार ये हर साल डायरेक्टर्स हमें बता देते हैं प्रॉफिट है, जब डिविडेंड की बारी आती है तो कहते हैं कैश नहीं है। ये क्या चक्कर है कि प्रॉफिट है और कैश नहीं है? ये कुछ समझ नहीं आती बात। इनको शक होना शुरू हो गया। यहां से फिर इन्होंने, शेयर होल्डर ने सोचा क्या किया जाए। यहां पे रुके, सेकंड हमारा चेक पॉइंट यहां पे बताइए, आपको समझ आ गई? मैनेजर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? बेस्ट व्यू प्रेजेंट कर रही थी। शेयर होल्डर क्या चाहते थे? ट्रू एंड फेयर व्यू। प्रॉब्लम समझ आ गया? अब इस प्रॉब्लम का हल सोचिए जरा, आप सोचे क्या है, प्रेजेंट करें, कुछ बता दे हल। क्या हल आपके जहन में आ? इसका हल शेयर होल्डर ने यह सोचा, ऐसा करते हैं, लोहे को तो लोहा ही काटेगा। ऐसा करते हैं, चूंकि मैनेजर्स टेक्निकल पर्संस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में टेक्निकल अपना नॉलेज यूज करते हैं, तो क्यों ना हम किसी इंडिपेंडेंट टेक्निकल प्रैक्टिशनर को, इंडिपेंडेंट टेक्निकल पर्सन को एंगेज करें, जो हमारे बिहाफ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, और फिर हमें रिपोर्ट दे। यानी चेक करने, अब शेयर होल्डर्स को शक तो पड़ गया था, अब यकीन करने के लिए कि वाकई ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, शेयर होल्डर ने क्या फैसला किया? क्यों ना किसी एक्सपर्ट पर्सन को ढूंढा जाए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके हमें बताए, क्या बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। ये है वो हीरो हमारी स्टोरी का, जिसकी एंट्री अब हुई है। और ये कौन है? ये है हम, ये है आप, जो ये सब्जेक्ट ऑडिट एंड इंश्योरेंस सीखने जा रहे हैं। तो यहां पे एंट्री हुई हमारे एक तीसरे पर्सन की। इसको वैसे तो ऑडिटर कहते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको नाम दे रहा हूं एश्योरेंस प्रोवाइडर। क्या नाम? या इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर कह देते हैं इसको, प्रैक्टिशनर। इसको फिलहाल मैं ऑडिटर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा किसी वजह से।
प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिशनर आ गया जी। अब प्रैक्टिशनर मुझे बताइए, प्रैक्टिशनर को किसने अपॉइंट किया? शेयर होल्डर ने। और इसका काम क्या है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पहले डायरेक्टर्स डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते थे, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके पास जाएंगी? पहले प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर इनको करेगा चेक, और चेक करने के बाद क्या करेगा? शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट देगा। क्या देगा? रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या इनमें कोई गड़बड़ है, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ भी बताई जाएगी। फिर से प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और फिर अपनी रिपोर्ट दे किसको? शेयर होल्डर्स को। उस रिपोर्ट में सब और भी चीजें होंगी। सबसे अहम चीज क्या लिखी होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, और अगर गलत है तो उनमें गड़बड़ क्या है। यहां तक क्लियर हो गए? चलिए, अब आगे चलने से पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ये जानने के लिए कि क्या कंसेप्ट जो समझाना चाह रहा हूं आपको समझ आ रहे हैं। पहली चीज मुझे बताइए, इस एक पूरी एंगेजमेंट में, ये एक पूरी एक्टिविटी में, इस पूरे प्रोसेस में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? 3। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? 3। कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, जिसको हम ऑडिटर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर, डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया? शेयर होल्डर। डायरेक्टर को किसके इंटरेस्ट में काम करना चाहिए? अपने पर्सनल इंटरेस्ट में कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में। डायरेक्टर एक तरह से एजेंट हुआ शेयर होल्डर का। डन। अच्छा, प्रैक्टिशनर को किसने अपॉइंट किया? इसको भी शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया। एग्रीड? 3 पार्टीज। ओके, अगला सवाल मेरा, डायरेक्टर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिजनेस रन करना है और एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने। अच्छा, प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर जिसे कहते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रैक्टिशनर की नहीं, ऑडिटर की नहीं। इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना ठीक है कि नहीं, और उसके ऊपर रिपोर्ट देनी है शेयर होल्डर्स को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। प्रिपेयर करना नहीं, क्या? चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और फिर रिपोर्ट देना। अच्छा, एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, क्या प्रैक्टिशनर को डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या कि उनका रिश्तेदार हो तो अच्छी बात है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेसिक रूल भाई, जिसकी आपने चेकिंग करनी है उसके साथ आपका कोई लेना देना, कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अक्सर ऑडिटर के साथ एक वर्ड ऐड किया करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ऑडिटर का इस कंपनी के अंदर किसी पर्सन से, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं है। इंडिपेंडेंट है। डन जी, ये स्टोरी समझ आ गई सारी। चलिए, अब ये तो थोड़ा बैकग्राउंड सेट करा था, असल तो टॉपिक अब स्टार्ट हुआ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? अकाउंटेबिलिटी, स्टीवरशिप और एजेंसी प्रिंसिपल। लेकिन उस प्रिंसिपल को समझाने के लिए ना ये सारी स्टोरी पहले डिस्कस करना आपके साथ जरूरी था। अब आइए जरा, कंपनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें अहम लोग कौन से होते हैं? 3, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और ऑडिटर। डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट भी बोलते हैं, हालांकि थोड़ा सा फर्क है, वो आगे चल के अलग करेंगे हम, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, लूजली स्पीकिंग, डायरेक्टर्स को हम समटाइम मैनेजमेंट भी कुछ दिनों तक बोलेंगे। यानी कौन लोग हैं? जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। ऑडिटर को हम प्रैक्टिशनर भी बोलेंगे, इसको एश्योरेंस प्रोवाइडर भी बोलेंगे। प्रैक्टिशनर एक जनरल टर्म है, प्रैक्टिशनर या एश्योरेंस प्रोवाइडर जनरल, ऑडिटर स्पेसिफिक टर्म है, लेकिन फिलहाल दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं फिलहाल। तो
हमारे इस एंगेजमेंट में कितने लोग शामिल हुए? 3, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और ऑडिटर। अब अगर हम शेयर होल्डर के साथ इन डायरेक्टर और ऑडिटर का ताल्लुक एक्सप्लेन करने लगे ना, एक्सप्लेन करने लगे, खासतौर पे शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स का ताल्लुक, तो इसे हम 3 अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर के साथ क्या ताल्लुक है, इसे 3 अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो 3 अल्फाज कौन कौन से हैं? स्टीवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी। शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर के साथ जो ताल्लुक है और इसी तरह शेयर होल्डर्स का जो ऑडिटर के साथ ताल्लुक है, इसको भी 3 अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन से 3 अल्फाज? स्टीवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अब स्टीवर्डशिप का मतलब क्या है? स्टीवर्डशिप का मतलब ये होता है, कॉमन मीनिंग जो इसका ये है वो ये है कि किसी अमानतदार होना, किसी दूसरे की अमानत आपके पास है और आपने इसे दूसरे के बेस्ट इंटरेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है, ये है स्टीवर्डशिप। ठीक है। मैनेजिंग अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, मैनेजिंग अदर पर्सन प्रॉपर्टी। आप भाईजान फर्ज कीजिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, आपने कहा सर मैं जरा महीने के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं, आपने ये गाड़ी रखी है अपने पास और जरा इसका ख्याल रखिएगा, सफाई सुथरा इसकी कर दे, फॉर एग्जांपल इसका ध्यान रखिएगा। तो आपने अपने एसेट्स मेरे हवाले कर दी, आपने फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपने घर की चाबी मेरे हवाले कर दी, सर मेरी गैर मौजूदगी में जरा ध्यान रखिएगा, चोरी चुकारी ना हो जाए। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपने सेफ कस्टडी के लिए अपना घर मेरे हवाले किया, क्या मुझे वो किराए पे चढ़ा देना चाहिए या मैं खुद उधर जाके पार्टी करना शुरू कर दूं दोस्तों को बुला के? नहीं करना चाहिए। क्यों? मेरे पास अमानत है। स्टीवर्डशिप का मतलब यही है, क्या कि एक पर्सन के पास दूसरी के एसेट्स हों और वो उन एसेट्स को उसके बेस्ट इंटरेस्ट में इस्तेमाल करे। अब अगर हमारी कंपनी की एग्जांपल में वापस आए, मुझे बताइए इस एग्जांपल में स्टीवर्डशिप कहां फिट होता है? कौन स्टीवर्ड है? डायरेक्टर्स। किसका स्टीवर्ड है? शेयर होल्डर्स। क्योंकि डायरेक्टर्स के पास शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है, इन्हें क्या करना चाहिए? डायरेक्टर्स एज स्टीवर्ड्स, इन्हें क्या करना चाहिए? डायरेक्टर्स को सही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जाती कैश बैंक बैलेंस ही बैलेंस, आओ सारे डायरेक्टर्स मिलके एक दूसरे की सैलरी डबल कर देते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल है? नहीं। गाड़ी ऑफिस वर्क के लिए थी, उसे फैमिली एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये स्टीवर्डशिप सही रोल प्ले करे? नहीं। तो स्टीवर्ड का मतलब क्या है कि डायरेक्टर्स का रोल है स्टीवर्डशिप का, यानी इन्हें क्या करना चाहिए? कंपनी के जो एसेट्स इनके हवाले किए गए हैं इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए और इन्हें किसके बेस्ट इंटरेस्ट में करना चाहिए? यूज शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में। और फिर ये जो भी एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं, जो भी पैसे आए गए, उसका हिसाब किताब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। अकाउंटिंग के शेयर होल्डर साल के बाद आए, डायरेक्टर से कहे भाई कितने पैसे आए, कितने के हिसाब किताब दिखाओ, और वो कहे सर ट्रस्ट करें हम पे, ट्रस्ट करें। क्या ट्रस्ट करना चाहिए या हिसाब किताब रखना चाहिए? भाई ट्रस्ट है इसलिए तो तुम्हें अपॉइंट किया है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हिसाब किताब भी ना रखो। तो एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है डायरेक्टर्स ने, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और फिर साल के एंड पे क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी है। ये कभी आगे चलेंगे तो फिर आपको बताएंगे डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको पता ही है क्या होती है, क्या होती है वो? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स अकाउंट। ये क्या 5 सेट कौन कौन से हैं? इनकम स्टेटमेंट जिसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बोलते हैं, बैलेंस शीट जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स द अकाउंट्स। 5 चीजें मोमी तौर पर ये है फाइनेंस। तो डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें प्रेजेंट करनी चाहिए शेयर होल्डर्स को। भाई डायरेक्टर्स का रोल है स्टीवर्डशिप, समझ आ गया? स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है जरा बताइए फिर से? किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को मैनेज करना, कैसे? उसके बेस्ट इंटरेस्ट में, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में, स्टीवर्डशिप। दूसरा कंसेप्ट एजेंसी, ये आपने शायद इससे पहले वो बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जब कोई एक पर्सन अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई सर्विस परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट करता है,
तो जिसको अपॉइंट किया जाता है उसे बोलते हैं एजेंट, और जो अपॉइंट करता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कौन है? एक ऐसा पर्सन जिसने कोई खास काम करने के लिए किसी दूसरे को अपॉइंट किया है एजेंट को। जैसे फर्ज कीजिए मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है, तो मैंने एक जो गाड़ी वाला है उसके साथ कांटेक्ट किया डीलर से और उसे कहा कि भैया ये गाड़ी बेच दो। अब वो डीलर ने कहा ठीक है सर, ये गाड़ी हमारे शोरूम में आके खड़ी कर दीजिए, अच्छा कस्टमर मिलेगा, हम इसको सेल कर देंगे। मैंने गाड़ी उनके हवाले कर दी। अब ये जो शोरूम वाला ये क्या है? ये मेरा एजेंट है। अब इसे क्या करना है? इसे मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। जैसे अगर मैं इंस्ट्रक्शन दूं भैया ये गाड़ी जो है ना ये 20 लाख से कम की ना बेचना, तो उस एजेंट को चाहिए कि 20 लाख से कम की गाड़ी ना बेचे। तो ये है एजेंट। एजेंसी का कंसेप्ट क्या है? एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर, किसी दूसरे के बिहाफ पे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना। किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। और जो पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है जो दूसरे के बिहाफ पे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसे बोलते हैं एजेंट, और जिसके बिहाफ पे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ये हो गया प्रिंसिपल। कंपनी के कंटेक्स्ट में एजेंट कौन है भला? अच्छा, डायरेक्टर्स भी एजेंट हैं, ऑडिटर्स भी एजेंट है। अब ये कैसे? ये जरा सुनते हैं। डायरेक्टर्स तो पक्के पक्के एजेंट है, तो आपको पता चल गया ना कि कैसे। भाई डायरेक्टर्स को चाहिए कि उन्होंने जो कंपनी को मेंटेन करना है, ऑपरेट करना है, चलाना है, वो किन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करें? शेयर होल्डर्स के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करें। ठीक, कंपनी के कंटेक्स्ट में प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर। एजेंट कौन है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स एजेंट ऑफ शेयर होल्डर हैं। इनकी फिड्यूशरी ड्यूटी है। फिड्यूशरी ड्यूटी कैसे कहते हैं? फिड्यूशरी बिहेवियर, फिड्यूशरी ड्यूटी अटमोस्ट ट्रस्ट वाली ड्यूटी। जैसे आप स्टूडेंट हैं, अब मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं आप एज्यूम कर रहे हैं सर सही पढ़ा रहे होंगे, आपने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर कि सर जो है टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवा लेंगे, ट्रस्ट किया मेरे ऊपर कि सर असाइनमेंट्स वगैरह देंगे, हमें क्वेश्चन देंगे, असाइनमेंट को करके हम इस काबिल हो जाएंगे कि पेपर अटेम्प्ट कर सके और पास कर सके। तो मेरा टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है ये क्या है? ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। इसी तरह जो कंपनी के कंटेक्स्ट में जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स हैं इनका जो आपस का रिलेशनशिप है ये भी एक तरह से फिड्यूशरी रिलेशनशिप। एजेंट को जब ओनर्स ने, शेयर होल्डर ने अपने सारे एसेट्स, सारी उम्र की जमा पूंजी हवाले कर दिया है डायरेक्टर्स के, मैनेजर्स के, तो भैया फिड्यूशरी बिहेवियर तो होना है, फिर ट्रस्ट किया है ना उनके ऊपर। हाँ जी। तो अब डायरेक्टर्स को क्या चाहिए? एज एजेंट उन्हें चाहिए शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें। जैसे शेयर होल्डर्स ने कहा भैया हमने क्या करना है, ये शुगर मिल है हमारी, आपने इसमें ना शुगर रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है। एक डायरेक्टर को पता चला भाई बिटकॉइन के रेट में इजाफा होने वाला है, उसने कहा शुगर को छोड़ो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि प्रिंसिपल ने जो इंस्ट्रक्शंस दी है एजेंट को उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। ठीक है जी। अच्छा, डायरेक्टर्स तो एजेंट है ही है शेयर होल्डर के, ऑडिटर भी एजेंट है। क्यों भला? ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया है? भूल गए? शेयर होल्डर ने के डायरेक्टर्स ने? शेयर होल्डर ने। तो इसका मतलब है ऑडिटर्स ने भी किसके इंटरेस्ट में काम करना है? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में। जो चेकिंग करनी है इसमें किसका इंटरेस्ट सामने रखना है? शेयर होल्डर का क्या डायरेक्टर्स का? अगर फर्ज कीजिए कोई गड़बड़ नजर आ गई, कोई फ्रॉड नजर आ गया, अब डायरेक्टर चुपके से ऑडिटर के पास आके बैठे, सर ये ब्रीफ केस हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा नजराना आपके लिए, एक्सेप्ट कीजिए, और रिपोर्ट में जो आपने ये मिस स्टेटमेंट थी ना, ये जिसका जिक्र कर रहे हैं इसको निकाल दीजिए। अब बताइए क्या ऑडिटर को ये ब्रीफ केस एक्सेप्ट करके रिपोर्ट में से चीज छुपा लेनी चाहिए जिसके लिए पॉइंट हो? नहीं, एजेंट है तो उसे अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सामने रखना है। ऑडिटर भी एजेंट है जो कि अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। डायरेक्टर के साथ मिलके उसके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, शेयर होल्डर के साथ। डन जी। चेक पॉइंट। यहां पे हमने दो कंसेप्ट स्टडी कर लिए। हम कर क्या रहे हैं स्टडी? हम कर रहे हैं रिलेशनशिप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और ऑडिटर के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। इस रिलेशनशिप को हम 3 एंगल से कवर कर रहे हैं, 3 एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन किस किस एंगल से, किस किस कंसेप्ट्स के कंटेक्स्ट में? स्टीवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी। स्टीवर्डशिप समझ आ गया, एजेंसी समझ आ गया। अब अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है क्या? हिसाब किताब।
क्या डायरेक्टर्स पूरे साल जो कुछ कर रहे हैं खुली छुट्टी है कि जो मर्जी करते रहे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा? कि हिसाब किताब होगा? हिसाब किताब तो होगा। डायरेक्टर्स का हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं साल के एंड पे? बिल्कुल, हाँ, वो क्या करते रहे। तो इसके लिए डायरेक्टर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, और जो यानी जो कुछ भी कर रहे हैं सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, बुक कीपिंग, काउंटिंग रिकॉर्ड, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को प्रेजेंट करेंगे। ये इन्होंने हिसाब किताब दिया। जब डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, पूरे साल का हिसाब किताब दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देने हैं। यहां पे बेहतर है कि हम वर्ड यूज कर लें रिकॉर्ड, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, काउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को देंगे डायरेक्टर्स, ठीक है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए उन्हें लीगल रिक्वायरमेंट्स और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए आईएफआरएस को फॉलो करना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ लोकल लॉज भी होते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है डिस्क्लोजर्स वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को भी फॉलो करना है। यानी अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, डायरेक्टर्स ने हिसाब किताब देना है पूरे साल का, किसको, शेयर होल्डर्स को। किस शक्ल में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बना ले? नहीं नहीं नहीं, लोकल लॉज में भी रूल्स हैं, इंटरनेशनल रूल्स भी हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, क्या ऑडिटर्स भी काउंटेबल है जो कुछ उसने किया? बिल्कुल, ऑडिटर भी काउंटेबल है। याद रखिए, अगर ऑडिटर गलत काम करता है, गलत रिपोर्ट देता है, तो उससे भी पूछा जाता है, वो भी हिसाब किताब देता है, फिर भुगतता है वो भी, अगर पता चल जाए जानबूझ के उसने कोई चीजें जो है वो हाइड की है। ऑडिटर किसको काउंटेबल है? हाँ, आइए ध्यान में रखिए, ऑडिटर शेयर होल्डर को, क्योंकि पॉइंट किसने किया है, शेयर होल्डर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिटर की रिपोर्ट है ना, ये हो सकता है शेयर होल्डर्स के अलावा भी कुछ और लोग यूज करें, लेकिन ऑडिटर को पॉइंट किसने किया है, वो जिम्मेदार किसको है, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और वो क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करता है। अब जैसे जो डायरेक्टर हैं, ये अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे पूरी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके, जो आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या जो दूसरे अकाउंटिंग के रूल्स हैं उनके मुताबिक बनी होती है। और ये जो ऑडिटर्स हैं, ये कैसे अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरा करते हैं, ये ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। किस चीज के ऊपर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, के फाइनेंशियल में ठीक है कि गलत है, और उसमें अपना ओपिनियन देते हैं, कंक्लूजन देते हैं अपना। क्या कंक्लूजन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है, और अगर कोई गड़बड़ है तो वो क्या है, वो मेंशन करते हैं, ठीक है। काउंटेबल टू शेयर होल्डर्स ओनली। और क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं शेयर होल्डर्स को। उस रिपोर्ट में सबसे अहम चीज क्या होती है, ओपिनियन। ओपिनियन किसे कहते हैं, इस स्टेटमेंट को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, ठीक है जी। तो ये है अकाउंटेबिलिटी। तो मुझे बताइए यहां पे रुक के कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसमें क्या सीखा हमने, कि 3 पार्टीज हैं ऑडिट में या इस एश्योरेंस एंगेजमेंट में। कौन कौन सी, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऑडिटर्स। अगर हम इनके डिटेल में इनके आपस के ताल्लुक और रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहें तो किन कंसेप्ट्स के साथ स्टडी कर सकते हैं, 3 कंसेप्ट, स्टीवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या, एसेट्स को मैनेज करना। एजेंसी का मतलब क्या, जिसने अपॉइंट किया है हमें उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, जो काम करना है सारा साल, एंड पे फिर वो उसका हिसाब किताब प्रेजेंट करना है। डायरेक्टर्स भी एजेंट हैं शेयर होल्डर्स के, ऑडिटर भी एजेंट हैं। डायरेक्टर अपनी अकाउंटेबिलिटी को कैसे पूरा करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके। ऑडिटर अपनी अकाउंटेबिलिटी को कैसे पूरा करता है, शेयर होल्डर्स को। ऑडिटर को किस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। चलो भाई, यहां तक समझ आ गया, 3 पार्टीज क्लियर, अब इसका रोल क्लियर। चलिए यहां पे ऐसा करते हैं, अभी चेक पॉइंट लगाते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से एक दफा फिर गो थ्रू कर लीजिए, जो अहम चीजें उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या होगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड
इट्स एलिमेंट्स, इसको स्टडी करेंगे। तो अभी लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे हम खत्म करते हैं, जिसमें हमारा पहला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया।